भारतीयों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। अब तक के वीडियोस में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई और शुंग शासक कौन कौन थे और उनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था, इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे शुंग वंश के बाद भारत में कौन से वंश ने अपनी शासन सत्ता कायम की। तो शुंग वंश के बाद हम चर्चा करेंगे कैणव वंश की। अमात्य वसुदेव द्वारा स्थापित नया राजवंश, ये भी ब्राह्मण वंश था। इस कैणव वंश ने लगभग 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इस वंश में क्रमतः 4 राजा हुए: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। पुराणों से केवल इतनी जानकारी मिलती है कि कैणव वंश के शासक धर्मानुकूल शासन करेंगे। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शुंगों के शासन में ब्राह्मण धर्म और व्यवस्था के पुनरुद्धार का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह कैणव वंशीय राजाओं के शासनकाल में भी जारी रहा होगा। इसके अलावा हमें इस वंश के शासकों के बारे में और विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश की। कैणव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समय एक सातवाहन वंशीय सामंत शासक सिमुक ने मगध पर आक्रमण कर अपना अधिकार कायम कर लिया। कैणव वंश को समाप्त कर मगध पर अधिकार करने वाले सातवाहन कौन और किस जाति के थे, इस विषय पर इतिहासकारों में भारी मतभेद है। इस विषय पर इतिहासकारों में भारी मतभेद है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय कहा गया है, इसलिए सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। किंतु ऐत्रेय ब्राह्मण में आंध्रों को अनार्य लिखा गया है। अतः कुछ विद्वान सातवाहनों को अनार्य जाति से संबंधित मानते हैं। सेनार आदि विद्वान एक अभिलेख के आधार पर सातवाहनों को ब्राह्मण बताते हैं, किंतु डॉक्टर D.R. भंडारकर तथा डॉक्टर के गोपालाचारी आदि इतिहासकार सातवाहनों को क्षत्रिय मानते हैं। डॉक्टर हेमचंद्र रॉय चौधरी का कहना है कि सातवाहन नागों तथा ब्राह्मणों का मिश्रित रक्त वाला कुल था। इस प्रकार सातवाहनों की जाति के बारे में कोई एक निश्चित मत नहीं होने से यह प्रश्न अभी विवाद का ही विषय बना हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं सातवाहनों का मूल स्थान कौन सा था। सातवाहनों की जाति की तरह ही उनके मूल स्थान के बारे में भी इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर जायसवाल, प्रभाकर शास्त्री, रैप्सन तथा बर्नेट के मतानुसार सातवाहनों का मूल निवास स्थान दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का आंध्र प्रदेश था। डॉक्टर सुक्यथर तमिलनाडु के वेलारी जिले को सातवाहनों का मूल स्थान मानते हैं। प्रोफेसर मिरासी बरार को इनका आदि स्थान मानते हैं। डॉक्टर चौधरी के अनुसार सातवाहनों का मूल स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग था, किंतु प्रारंभिक सातवाहन शासकों के अभिलेखों, सिक्कों तथा सातवाहनों के समकालीन कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र था और उनकी राजधानी प्रतिष्ठान के निकट थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश को उन्होंने बाद में जीता था। अब चर्चा करते हैं अपन सातवाहनों का उदय। सातवाहनों की जाति और मूल स्थान की भांति उनके उदय काल के बारे में भी विद्वानों में विवाद है। डॉक्टर स्मिथ और रैप्सन सातवाहनों के वंश संस्थापक सिमुक का उदय काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, किंतु हाथी गुम्फा अभिलेख तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह अधिक उपयुक्त लगता है कि सातवाहन का उदय ईसा पूर्व 1म शताब्दी में हुआ था।
डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि सातवाहन मूलतः दक्षिण भारत के थे और 28 ईसा पूर्व में, डॉक्टर रॉय चौधरी के अनुसार 70 ईसा पूर्व में सिमुक ने मगध पर आक्रमण कर उत्तरी भारत में अपनी सत्ता कायम की। उत्तरी भारत में सातवाहनों की शक्ति अधिक समय तक कायम नहीं रही। मगध पर अधिकार करने के कुछ समय बाद ही उत्तरी भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों तथा इस भाग में स्थानीय राज्यों के उठने के कारण सातवाहनों का उत्तरी भारत से अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन दक्षिण भारत में इनकी शक्ति ईस्वी सन की 3वीं शताब्दी के मध्यकाल तक चलती रही और वे तत्कालीन भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में बने रहे। इसी कारण सातवाहनों के काल में भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर हट गए। अब हम चर्चा करते हैं सातवाहन शासकों के बारे में। सातवाहन राज्य का संस्थापक सिमुक था, यह हम पहले ही बता चुके हैं। उसने कण्वों तथा शुंगों की शेष शक्ति को समाप्त कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके इस साहसिक कार्य में अन्य आंध्र, भृत्य तथा रटिक और भोज भी सम्मिलित थे। सिमुक ने राजा होने पर इन लोगों को पुरस्कृत किया और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। पुराणों के अनुसार सिमुक ने 23 वर्ष तक राज्य किया। जीवन के अंत में कुछ क्रूर होकर जैनों के प्रति अत्याचार करने के कारण उसे सिंहासन से हटाकर मार डाला गया। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण, जिसे कन्हा राज कहा जाता है, राजा हुआ, जिसके समय में सातवाहन राज्य पश्चिम में नासिक तक फैला। नासिक में उसका एक गुफा लेख मिलता है। इससे यह भी पता चलता है कि ब्राह्मण होते हुए भी कृष्ण बौद्धों के प्रति उदार था। उसने लगभग 18 वर्ष तक शासन किया, परंतु भंडारकर तथा कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार उसने केवल 10 वर्ष तक ही शासन किया था। कान्हा के बाद श्री सातकर्णी राजा बना। वह सिमुक का पुत्र था। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया तथा मालवा के आसपास तक के प्रदेशों को जीता। उसने अश्वमेध तथा राष्ट्रीय यज्ञ किए और दक्षिण पति की उपाधि धारण की। वह सातवाहन वंश का प्रथम महान राजा था। नायनिका के नाना घाट लेख में उसकी महानता के कार्यों का उल्लेख मिलता है। उसके राज्यकाल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। नाना घाट लेख में वैदिक देवताओं और यज्ञों, अश्वमेध तथा राजसूय का भी उल्लेख है। अब हम चर्चा करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी की। गौतमीपुत्र सातकर्णी लगभग 100 वर्ष के निर्बल शासन के बाद सातवाहन वंश में एक पराक्रमी राजा का उदय हुआ, जिसने शकों को पराजित करके अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। वह था गौतमीपुत्र सातकर्णी। वह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। उसने अपनी अप्रतिम प्रतिभा, शौर्य एवं सैनिक कुशलता से अपने राजवंश के गिरे हुए गौरव को पुनः स्थापित किया और क्रमशः शक्ति संचय करते हुए अपने शत्रु शकों को पराभूत किया। उसके बाद शासकों की अवधि के बारे में, उसके शासनकाल की अवधि के बारे में काफ़ी मतभेद है, परंतु विभिन्न अभिलेखों के आधार पर उसकी शासन अवधि निर्धारित की जा सकती है। जुनार अभिलेख में नहपान की अंतिम तिथि 46 ईसा पूर्व का उल्लेख है, यानी कि नहपान ने 46 + 78 यानी कि 124 ईस्वी तक महाराष्ट्र पर शासन किया होगा। इस तिथि के बाद ही सातकर्णी ने नहपान के राज्य पर अधिकार किया होगा। महाराष्ट्र में सातकर्णी का सर्वप्रथम लेख नासिक में मिला है, जो उसके शासनकाल के 18वें वर्ष में उत्कीर्ण किया गया था, अर्थात उसने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में महाराष्ट्र को जीता होगा, जिसका अर्थ हुआ वह 124 - 18 यानी 106 ईस्वी के आसपास सिंहासन पर बैठा होगा। उसके अंतिम अभिलेख में उसके शासनकाल के 24वें वर्ष की तिथि है, अतः उसने 24 वर्ष तक तो निश्चित रूप से शासन किया ही होगा। इस आधार पर हम उसका शासनकाल 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक निर्धारित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसकी शक विजय की। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को परास्त किया, परंतु उसके लिए उसे
राजा बनने के बाद पूरे 18 वर्ष तक अपनी शक्ति को संगठित करने की तरफ ध्यान देना पड़ा। उसके शासनकाल के 18 वर्ष के नासिक अभिलेख, जो गोवर्धन विषय नासिक के अमात्यों को संबोधित है, में उस भूमिदान का उल्लेख है जो ऋषभदत्त के अधिकार में थी। यह ऋषभदत्त शक नरेश नहपान का दामाद तथा शक राज्य के दक्षिण प्रांत, जिसमें नासिक भी सम्मिलित था, का राज्यपाल था। उस समय गौतमी पुत्र सातकर्णी नासिक के आसपास वेणु नदी पर अपना शिविर लगाए हुए था। इस प्रकार कार्ली अभिलेख में पूना जिले के कर्जिक ग्राम को दान में दिए जाने का उल्लेख है। इन अभिलेखों से यह सिद्ध तो हो जाता है कि उत्तरी महाराष्ट्र में शकों की शक्ति को समाप्त करके सातवाहनों ने पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, परंतु इसका विस्तृत ब्यौरा अभी नहीं मिल पाता। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष की सुप्रसिद्ध नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विभिन्न उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। इसे पता चलता है कि उसने शक, यवन एवं पल्लवों का विनाश कर सातवाहन कुल के गौरव की पुनः स्थापना की। उसका मुख्य उद्देश्य शकों के महाक्षत्रप नहपान सहित 6 रातों का विनाश किया था, क्योंकि उनके कारण सातवाहन सत्ता धूमिल एवं निर्बल हो गई थी। उसने यह कार्य अपने शासन के 18वें वर्ष से पहले शुरू कर दिया था और 18 वर्ष तक शकों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया। सातकर्णी की यह प्रारंभिक सफलता थी, क्योंकि अभी तो सातवाहन राज्य का बहुत बड़ा भूभाग शकों के अधिकार में रह गया था। नहपान की अंतिम ज्ञात तिथि शक 46 है, अर्थात 124 ईस्वी। यह सातकर्णी के शासन का 18 वर्ष था और इसी वर्ष वह शकों के विरुद्ध रण यात्रा को निकला था। नासिक प्रशस्ति के अनुसार इस अभियान के फलस्वरूप सौराष्ट्र यानी काठियावाड़, कुकुर यानी गुजरात का पारियार क्षेत्र, अनूप यानी नर्मदा नदी पर स्थित महेश्वर क्षेत्र, अपरांत यानी उत्तरी कोंकण, आकर यानी पूर्वी मालवा और अवंती यानी पश्चिमी मालवा के प्रांत सातकर्णी के अधिकार में आ गए थे। ये सारे प्रांत 6 रातों से जीते गए थे और एक युद्ध में महाक्षत्रप नहपान भी मारा गया था। नहपान की मृत्यु के बाद पश्चिमी भारत एवं मालवा पर सातवाहनों का अधिकार हो गया। नासिक और उसके आसपास नहपान के अनेक सिक्के मिले हैं, जिन पर सातकर्णी के लेख हैं, जो नहपान पर उसकी विजय के प्रतीक हैं। अब हम चर्चा करें गौतमीपुत्र सातकर्णी की अन्य विजय के बारे में। तो नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने केवल 6 रातों पर ही विजय प्राप्त नहीं की, अपितु अन्य प्रदेशों को जीतकर उन्हें भी सातवाहन राज्य में सम्मिलित किया था। ये प्रदेश थे ऋषिक यानी कृष्णा तट पर स्थित ऋषिक का समीपवर्ती क्षेत्र, अशमक बौद्धन के समीप महाराष्ट्र का गोदावरी क्षेत्र, मूलक यानी प्रतिष्ठान क्षेत्र, आधुनिक पैठान और विदर्भ यानी बरार आदि। उपयुक्त विजयों के परिणाम स्वरूप गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में सातवाहन राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र एवं मालवा तक और पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैल गया था। उसके साम्राज्य में दक्षिणापथ के 2 प्रदेश दक्षिण कोंकण और आंध्र देश सम्मिलित नहीं थे। उपरोक्त क्षेत्र पर सातकर्णी का सीधा शासन था, परंतु उसका राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र सीधे शासन की परिधि के बाहर काफ़ी विस्तृत हो चुका था। त्रावणकोर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तक उसका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। तो ये था उसका साम्राज्य विस्तार या साम्राज्य की सीमाएं। लेकिन अपनी मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकों के हाथों शायद पराजित होना पड़ा था। साहित्यिक और अभिलेखीय दोनों ही साक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि महाक्षत्रप जस्टन एवं रुद्रदामन के शासनकाल में शकों ने सातवाहन राजा को पराजित करके उसके राज्य के उत्तरी एवं पश्चिमी प्रांतों पर, जिन्हें उसने 6 रातों से जीता था, अधिकार कर लिया था। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शकों की विजय की पुष्टि होती है, जिनमें उसे आकर, अवंती, अनूप, अपरांत, सुराष्ट्र एवं अनार्त का स्वामी कहा गया है।
इस अभिलेख में रुद्रदामन यह भी कहता है कि उसने दक्षिणापथ नाथ सातकर्णी को 2 बार परास्त किया, परंतु निकट संबंधी होने के कारण उसका विनाश नहीं किया। वस्तुतः गौतमीपुत्र सातकर्णी उसका निकट संबंधी था। रुद्रदामन की पुत्री कार्दमक का विवाह गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वितीय पुत्र वशिष्ठपुत्र सातकर्णी के साथ हुआ था। गौतमीपुत्र की यह पराजय संभवतः उस समय हुई होगी जब वह अपनी बीमारी के कारण निस्तेज पड़ा था, परंतु डॉक्टर विमल चंद पांडे आदि लेखकों का मानना है कि शकों ने सातवाहनों से उपर्युक्त प्रदेश गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात छीने थे। अब हम चर्चा करें गौतमीपुत्र सातकर्णी के अंतिम दिनों की। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल का अंतिम नासिक अभिलेख उसके शासनकाल के 24वें वर्ष का मिला है। इस अभिलेख में उसकी माता के लिए महादेवी और राजमाता पदों का प्रयोग है और सातकर्णी के लिए जीवसुता का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है जिसका पुत्र जीवित है। विद्वानों का मानना है कि इसका यह अर्थ लिया जाना चाहिए कि अभिलेख उत्कीर्ण किए जाने के समय पुत्र आसन्न मृत्यु था और संभवतः उसके बाद शीघ्र ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इस हिसाब से गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 24 वर्ष यानी 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया। अब हम चर्चा करें गौतमीपुत्र सातकर्णी के व्यक्तित्व के बारे में। तो नासिक प्रशस्ति गौतमीपुत्र सातकर्णी की वीरता तथा विजयों के अतिरिक्त उसके व्यक्तित्व के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देती है। प्रसिद्धि में उसके शोभन शरीर, रम्य एवं देदीप्यमान मुखमंडल, चारुगति एवं मासल दृढ़ भुजाओं की प्रशंसा की गई है। वह माता के प्रति अति आज्ञाकारी, सकल आगम ज्ञाता एवं विशिष्ट आधार का स्रोत था। सभी अधीनस्थ राजा उसके आज्ञाकारी थे। वह युद्ध में पराजित न होने वाला शासक था। वह अत्यंत दयालु था और अपने शत्रु के प्रति हिंसा करने में उसे रुचि नहीं थी। वह प्रजा से न्याय सम्मत कर लेने वाला, प्रजा के सुख में अभिरुचि तथा दुख में सहानुभूति रखने वाला एवं समाज का करता था। वह अद्वितीय धनुर्धर, अद्वितीय योद्धा, अति कुशल संपन्न एवं ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक था। उसने क्षत्रियों के दंभ एवं मान का मर्दन किया। ब्राह्मणों के साथ साथ कृषकों एवं व्यापारियों या हीन परिवार वालों के हितों की वृद्धि की तथा समाज में वर्ण संकरता का विनाश किया। उसने ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह शूद्र जातियों के प्रति असहिष्णु था। वह उनकी भलाई के लिए भी सदा प्रयत्नशील रहा। कुछ विद्वानों विशेषतः सर R.G. भंडारकर ने यह मत व्यक्त किया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलमावी दोनों ने कुछ समय तक साथ साथ राज्य किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने धनकत में और वशिष्ठपुत्र पुलमावी ने प्रतिष्ठान में। उन्होंने इस मत के समर्थन में निम्न तर्क दिए हैं। राजमाता गौतमी वलश्री की नासिक प्रशस्ति में जो वशिष्ठपुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष की है, उसमें उसको महाराज की माता और महाराज की पितामही दोनों कहा गया है। ऐसा तभी संभव है जबकि दोनों का शासन रहा हो, तब वह एक की माता और दूसरे की पितामही कही जा सकती थी। दूसरा, यदि यह माना जाए कि अभिलेख के समय से पूर्व ही गौतमीपुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, तो पुलमावी अकेला शासन कर रहा था। ऐसी स्थिति में गौतमीपुत्र की उपलब्धियों के साथ साथ शासनरत पुलमावी की उपलब्धियों का भी उल्लेख होना चाहिए, परंतु उसके बारे में भी अभिलेख मौन है। इसी प्रकार के कुछ अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों का मानना है कि सहशासन का सिद्धांत सर्वथा निराधार है। वस्तुतः सर्वमान्य भारतीय परंपरा एवं अपनी कुल परंपरा के अनुसार पिता के बाद ही पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होता है। अब देखते हैं गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारियों के बारे में। तो गौतमीपुत्र के बाद उसका लड़का वशिष्ठपुत्र पुलमावी शासक बना। उसने भी सातवाहनों के साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु शकों ने उससे पश्चिमी राजस्थान तथा मालवा के प्रदेश छीन लिए। उसके बाद उसका भाई वशिष्ठपुत्र शिवश्री सातकर्णी शासक बना, लेकिन सातवाहनों का अंतिम प्रतापी शासक यज्ञश्री सातकर्णी था।
उसने शकों से उत्तरी कोंकण जीतकर अपने राज्य का खूब विस्तार किया। यज्ञश्री के बाद विजय चंद्रश्री तथा पुलभावी द्वितीय शासक बने, किंतु उनकी अयोग्यता के कारण इक्ष्वाकु, अमीर तथा पल्लव लोगों ने सातवाहन साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपना अधिकार करना प्रारंभ किया और तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध में सातवाहनों की केंद्र शक्ति समाप्त हो गई। तो ये था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासक, उनका साम्राज्य और उनके उत्तराधिकारी। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पश्चिमी क्षत्रपों की, जिनमें यूनानी, इंडो बैक्ट्रियन और अन्य लोग थे। लेकिन ये चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।